सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग कक्षा 8 में अभ्यास सागर का दूसरा पाठ हम लोग करने जा रहे हैं, असल धन। अब यहाँ इसमें हमारा जो व्याकरण के टॉपिक दिए हुए हैं बेटा वो है तत्सम, तद्भव, विराम चिन्ह और अपठित गद्यांश। अब ये देखिए, इसमें हम लोग देखते हैं, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। उसने दुख और आश्चर्य से पूछा, मेरा दोष क्या है। अब यहाँ पर कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको बोल्ड करके लिखा गया है, मोटे जो काले अक्षर हैं उनका हमें ये देखना है कि वो कुछ ना कुछ अलग है। तो क्या है वो अलग उनमें? मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है। दरबारियों की आंखों में चमक आ गई। आंखों। ईरान के किसी गांव में एक चरवाहा रहता था। अब यहाँ गांव। दरबारी शाह के कान भरने लगे। यहाँ कान। तो अब ये जो काले मोटे अक्षर हैं इनको दी गई श्रेणियों में विभाजित करना है। श्रेणी कौन सी है? तत्सम और तद्भव। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम, जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, हमारा जो हिंदी है, हमारी हिंदी कहाँ से आई है? संस्कृत भाषा से इसका निर्माण हुआ है। यानी जो संस्कृत भाषा है वो पहले मतलब हिंदी जो थी वो संस्कृत भाषा की तरह थी। हम लोग को वहाँ से ही कुछ कुछ बदलाव होकर हमारी हिंदी भाषा बनी है। ठीक है। तो बदलाव होने का ये होता है कि कुछ शब्द तो ऐसे हैं जो आज भी हम लोग संस्कृत वाले ही प्रयोग करते हैं। यानी जो अभी हमारी हिंदी भाषा में संस्कृत वाले शब्द एज इट इज़ प्रयोग किए जाते हैं, यानी जो के तो हम लोग संस्कृत वाले ही शब्द प्रयोग करते हैं, वो होते हैं तत्सम। और जहाँ उनमें थोड़ा बहुत बदलाव लाके उसका एक अलग सा एक मतलब अलग रूप दे दिया जाता है, उसमें जहाँ कुछ बदलाव के बाद वो हिंदी में प्रयोग किए गए हैं, तो वहाँ होते हैं तद्भव। ठीक है, उनमें कुछ ना कुछ बदलाव करके। अब जैसे आँख है, आँख का हम लोग संस्कृत में उसको लिखेंगे अक्षी। ठीक है, तो अक्षी शब्द है उसको थोड़ा सा बदलाव करके उसको एक नया रूप देकर आँख बोला गया। तो आँख जो है वो है तद्भव, क्योंकि अक्षी शब्द में बदलाव करके वो बनाया गया है। ठीक है, उसका हम लोग संस्कृत को छोड़कर उसमें कुछ चेंजेस लाए हैं, उसमें कुछ बदलाव लाए हैं, तो वो होते हैं तद्भव। और संस्कृत वाले शब्दों को एज इट इज, यानी जो शब्द संस्कृत भाषा से जो के त्यों लिए गए हैं वो होते हैं तत्सम शब्द। और जो शब्द संस्कृत भाषा से कुछ बदलाव के बाद हिंदी में आए हैं वो होते हैं तद्भव। अब यहाँ जो ऊपर दे रखे हैं बेटा, इसमें दुख तद्भव शब्द है, आश्चर्य है वो तत्सम है, दोष तत्सम, कर्मों तत्सम, आंखों तद्भव, गांव और कान, क्योंकि गांव जो होता है वो क्या होता है? ग्राम होता है। संस्कृत में क्या बोलेंगे उसको? ग्राम। और हिंदी में क्या हो जाएगा? गांव। ऐसे ही अगर कान का देखें तो संस्कृत में होगा कर्ण और हिंदी में होगा कान। यानी तद्भव, तद्भव जो उसका रूप होगा वो होगा कान और तत्सम उसका रूप होगा कर्ण। अब यहाँ दे रखा है बेटा क्वेश्चन नंबर 2। तो इसमें निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम जो शब्द हैं उन पर घेरा लगाना है। अब यहाँ पर मयूर, ठीक है, मयूर क्या है? तत्सम शब्द है। मयूर को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? मोर। जिह्वा, जिह्वा क्या होता है? जीभ का तत्सम रूप है वो, तत्सम शब्द है जिह्वा, और उसका हिंदी में हम लोग उसको क्या बोलेंगे? जीभ। फिर है तीसरे वाले में सूर्य। ठीक है, सूर्य क्या है? उसका हिंदी रूपांतरण क्या होगा? उसको हिंदी में क्या बोलेंगे हम लोग? तद्भव रूप में सूरज। और इसका संस्कृत वाला शब्द होता है सूर्य। तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को तद्भव रूप लिखने, यानी ऊपर वाले में हम लोगों ने संस्कृत शब्दों का चुनाव किया है, तत्सम शब्दों का चुनाव किया है, और यहाँ हम लोगों को लिखना है तद्भव। तो तद्भव में देखिए गुण, ठीक है, दुख, दही, मोर। पहले वाले में गुण, दूसरे वाले में दुख और दही, तीसरे वाले में मोर। ये हमारे क्या हो जाएंगे? तद्भव रूप हो जाएंगे। फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। खंड क में तत्सम शब्दों का मिलान खंड ख के तद्भव शब्द रूपों से करना है। यानी एक साइड खंड क में क्या है? तत्सम शब्द दिए हुए, खंड ख में तद्भव दिया है उनका। तो हम लोगों को सही उत्तर के साथ में उसका मिलान करना है। अश्रु, अश्रु का अर्थ क्या होता है? आंसू। तो हम लोग आंसू के साथ में मैच करेंगे।
क्षेत्र खेत, निद्रा नींद, जिह्वा जीभ और अक्षी आंख। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने तत्सम शब्दों का मिलान किससे किया है? तद्भव से। निम्नलिखित वाक्यों को, आपको हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। निम्नलिखित वाक्यों को उचित शब्दों द्वारा पूरा करना है। आपको ये देखना है कि कौन सा शब्द यहाँ पर ठीक बैठ रहा है, यानी हम लोग हिंदी वाले शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, हम लोग संस्कृत वाले शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन वाक्य में कौन सा ठीक आएगा, उचित शब्द का प्रयोग हमें यहाँ करना है। मेरे पाँव में कांटा, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कांटा लिखेंगे, क्योंकि कंटक चुभ गया हम लोग नहीं बोलते, हम लोग कांटा चुभ गया बोलते हैं, तो यहाँ कांटा। पेड़ के पत्ते गिर गए, ठीक है, पत्र यहाँ पे नहीं लिखेंगे, पेड़ के पत्ते गिर गए। वे कल गृह प्रवेश करेंगे, घर प्रवेश नहीं गृह प्रवेश होता है ये। फिर है रावण के 10 सिर थे। उसके बाद है भगवान को दुग्ध स्नान करवाओ, दूध स्नान नहीं दुग्ध, क्योंकि यहाँ पर भगवान को दुग्ध स्नान जो होता है दूध से उनका स्नान करवाया जाता है, तो वहाँ पर दुग्ध शब्द का ही हम लोग प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर दुग्ध शब्द का प्रयोग होगा। अब है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 6। नीचे दिए गए प्रश्नों के सामने, उन चित्रों के सामने उनके नाम और तत्सम और तद्भव रूप दिए गए हैं, यानी इसके सामने आपको लिखना है उसका तत्सम रूप और उसका तद्भव रूप। जैसे पिक्चर दे रखी है, पिक्चर में क्या दिखा रखा है? नाक दिखा रखा है, तो नाक का हमारा तत्सम रूप क्या होगा? नासिका। और नाक का तद्भव रूप क्या होगा, यानी हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? नाक। फिर है हमारा सूर्य, ठीक है, उसका तत्सम सूर्य और तद्भव क्या है? सूरज। फिर है ये पत्ता, तो पत्ते को हम लोग क्या संस्कृत में क्या बोलते हैं? पत्र, पत्र, ठीक है, और यहाँ हमारा तद्भव रूप क्या होगा, यानी हिंदी में उसको क्या बोलेंगे? पत्ता। ऐसे ही संस्कृत में अगला जो चित्र दे रखा है वो है वृक्ष, और हिंदी में उसको बोलते हैं पेड़। अगले वाले में मयूर और मोर, ठीक है, तो ये हमारे हो जाते हैं यहाँ तक तत्सम और तद्भव। फिर आता है हमारा प्रश्न संख्या हमारी 7। नीचे स्तंभ क में विराम चिन्ह दिए हुए हैं और दूसरी साइड हमारे स्तंभ ख में उनके नाम दिए हैं। हमें रेखा खींचकर विराम चिन्ह को मिलाना है, उनके नाम के साथ मिलाना है, यानी हमें पहचान करनी है कि कौन सा चिन्ह है, उसको क्या कहते हैं। अब जो हमारा फर्स्ट वाले पे आता है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं निर्देशक चिन्ह, ठीक है। दूसरा है जैसे छोटा सा कोमा जो दिखा रखा है वो हमारा हो जाता है अल्प विराम, उसको हम लोग कहते हैं अल्प विराम। तीसरे नंबर पे जो आता है वो है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह, क्योंकि यहाँ पे 2 बार ये कोमे आए हुए हैं, 2 बार ये अल्प विराम आए हुए हैं, इसको हम लोग लिखते हैं दोहरा उद्धरण चिन्ह। फिर आता है नंबर 4 पे, ये जो क्वेश्चन वाला होता है, यानी हम लोगों से प्रश्न पूछा जाता है, वहाँ होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर पूर्ण विराम है, पूर्ण विराम में जहाँ हमारा वाक्य खत्म हो जाता है, साधारण वाक्य खत्म होता है, वहाँ हम लोग पूर्ण विराम लगाते हैं। एकल उद्धरण चिन्ह, जहाँ पे ये 2 लगाए गए हैं, ये एकल उद्धरण का है। फिर है अर्ध विराम, ठीक है, और अर्ध विराम के बाद हमारा आता है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह के बाद हमारा जो लास्ट में आता है वो है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। अब हम लोग ये देखते हैं कि बेटा हमारा शुरू में, यानी पूर्ण विराम से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पूर्ण विराम होता क्या है। पूर्ण विराम होता है बेटा कोई भी एक साधारण वाक्य जहाँ पे एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, साधारण वाक्य जहाँ खत्म हो जाता है, तो वहाँ होता है पूर्ण विराम, यानी हमारी जो बात होती है वो खत्म हो गई, तो उसको हम लोग कहेंगे पूर्ण विराम, यानी पूरी तरह से विराम मतलब रुकना, पूर्ण मतलब पूरी तरह से। तो यहाँ हमारा जैसे मान लो हम लोगों ने कहा राम और श्याम कल पिक्चर देखने गए थे, तो वो खत्म हो गया वो वाक्य, तो कल वो पिक्चर देखने या फिल्म देखने गए, तो वहां पर हम लोग लास्ट में लगाएंगे पूर्ण विराम। फिर उसके बाद आता है हमारा अल्प विराम। अल्प विराम का मतलब होता है, अल्प मतलब थोड़ा सा, विराम मतलब रुकना, यानी जहां थोड़ा सा रुका जाता है वहां होता है अल्प विराम। अब जैसे हम लोग कहेंगे आज राम श्याम और सोहन मेरे घर आए थे, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग राम श्याम सोहन इकट्ठा नहीं लिखेंगे, आज राम
शाम, राम के बाद हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं तो यहाँ पर कोमा, शाम, कोमा, मोहन और सोहन। तो यानी हम लोगों ने राम और शाम के बीच में कोमा लगाया, शाम और सोहन के बीच में कोमा लगाया। तो यहाँ जो एक कोमे का अर्थ हो जाता है अल्प विराम, यानी हम लोग थोड़ा सा रुके हैं, राम के बाद भी थोड़ा सा रुके हैं और शाम के बाद में भी थोड़ा सा रुके हैं। तो जहाँ हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं, अल्प मतलब थोड़ा सा, जहाँ हम लोग थोड़ा सा रुकते हैं वहाँ होता है हमारा अल्प विराम। ओके, यानी थोड़ा सा रुकना। उसके बाद हमारा आता है बेटा अर्धविराम। अर्धविराम में हम लोग, हमारा क्या होता है, जहां हम लोग अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक रुकते हैं और पूर्ण विराम से कम रुकते हैं। पूर्ण विराम तो क्या होता है, पूरी तरह से विराम लगा दिया, हम लोग पूरी तरह से रुक गए। लेकिन इसमें क्या होता है, हम लोग अल्प विराम होता है थोड़ा सा रुक जाना, लेकिन सॉरी इसमें, हाँ, अल्प विराम जो होता है वो होता है थोड़ा सा रुकना। अब अर्ध विराम उनके दोनों के बीच की स्थिति होती है, यानी हम लोग अल्प विराम से तो ज्यादा रुकते हैं लेकिन पूर्ण विराम से कम रुकते हैं। अब मान लो हम लोगों ने एक वाक्य लिखा है यहाँ पर, बहुत मेहनत करो, परीक्षाएं निकट आ गई। तो बहुत मेहनत करो के बाद क्या होगा, हमारा यहाँ पर अर्ध विराम हम लोग लगाते हैं, फिर आएगा परीक्षाएं निकट आ गई। फिर है प्रश्नवाचक, जिसको हम लोग प्रश्न सूचक भी कह देते हैं। तो वहां पर अगर हमने किसी से कोई प्रश्न पूछा है तो हम लोग वहां पर लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे मैंने आपको कहा कि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग उसके बाद लगाएंगे यहाँ पर, एक बार पेंसिल ऑन कर लेते हो, यहाँ यानी प्रश्न, ये हमारा है, शुरू में मैंने जैसे आपको बताया पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, ये सिंपल सा, ठीक है, ये हमारा होता है पूर्ण विराम। उसके बाद हमारा आया अल्प विराम, जहां पे हम लोग, ये अल्प विराम होता है। फिर आता है अर्ध विराम, ऐसे और ये ऐसे, यानी पहले हमारा ऐसे और ये, ठीक है। तो अर्ध विराम मतलब रुकना, कितना रुकना, अल्प विराम से ज्यादा और पूर्ण विराम से कम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया कि बहुत मेहनत करो, उसके बाद ये वाला हम लोग निशान लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है, परीक्षाएं बहुत निकट आ गई हैं। फिर हमारा आता है बेटा उसके बाद प्रश्न सूचक। प्रश्न सूचक जैसे आपको पता है ये वाला होता है जहां हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं कुछ। उसके बाद हमारा आया विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय आदि बोधक चिन्ह क्या होता है, ये वाला जो हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है। विस्मय आदि बोधक में होता है कि जहां हमें वो चिन्ह है जिसका प्रयोग हम लोग घृणा, शोक, भय, खुशी, इसके लिए हम लोग इन भावों को प्रकट करने के लिए करते हैं। यानी जहां हम लोग खुशी होती है तो वहां पर हम लोग क्या बोलेंगे, अगर मान लो हमें कोई अच्छी सी चीज देते हैं, वाह कितना टेस्टी हलवा है, ऐसे बोल देते हैं, जैसे वाह कितना स्वादिष्ट हलवा है, वाह कितना सुंदर फूल है। तो वाह के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, वाह के बाद ये वाला निशान लगेगा हमारा, क्योंकि वो हमें क्या दिखा रहा है, खुशी दिखा रखी है। अगर मान लो यहाँ पर मतलब विस्मय, विस्मय मतलब हैरानी, अगर मान लो हमें हैरानी हो रही, अरे तुम यहाँ क्यों बैठे हो, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो वहां पे अरे के बाद, अरे के बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ये वाला चिन्ह, ठीक है, अरे, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर है उसके बाद जैसे भय, यानी कोई डर होता है, नहीं मुझे मत मारो, तो यहाँ पर वो डर कर रहा है। अगर फिर हम लोग किसी को, कोई घृणा का भाव है, छी छी कितना गंदा पानी है, ठीक है, तो वहां पे छी जो शब्द है, छी, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है, क्योंकि वो हमें क्या बता रहा है, हमें घृणा का भाव। तो जहां पर भी हमें आश्चर्य का भाव, घृणा का भाव, भय का भाव, हर्ष यानी खुशी का भाव, तो इस तरह के भाव के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह। फिर उसके बाद आता है बेटा हमारा योजक चिन्ह। योजक क्या होता है, जैसे इसमें दिखा रखा है ये वाला है हमारा योजक चिन्ह, यानी योजक और निर्देशक, इनमें दोनों में यही फर्क होता है कि योजक चिन्ह इतना सा होता है, निर्देशक थोड़ा बड़ा होता है, उससे बड़ा होता है। अब पहले हम लोग करेंगे ये योजक चिन्ह।
योजक चिन्ह में क्या होता है बेटा, जो भी हमारे जोड़े वाली यानी जैसे विलोम शब्दों के बीच में होता है, समानार्थक शब्द होते हैं, उनके बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऊंचा नीचा, घर घर, माता पिता, काला गोरा, काला काला। ठीक है, तो इस तरह के जो समान शब्द भी होते हैं और जो विलोम भी होते हैं, उनके बीच हम लोग क्या करते हैं, इसका योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुलनात्मक जहाँ होता है तो तुलना की जगह भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोगों ने, जैसे उपमा अलंकार में आप लोग करते हो, तो वहां पे तुलनात्मक, तो सा सा हम लोग लिखते हैं दूध सा। तो यहाँ पर मान लो ये हमने कहा दूध सी गोरी, तो यहाँ पर दूध और सी के बीच में हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ कौन दूध सा उजला है, तो यहाँ पर दूध सा। ठीक है, तो यहाँ तुलना की गई है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, इसमें हम लोग योजक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं। फिर आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक मतलब ये थोड़ा सा बड़ा, जैसे ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, योजक चिन्ह छोटा हो जाता है। शुरू में हमारा दे रखा है ये वाला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक का क्या मतलब होता है बेटा, कि किसी बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है, किसी बात को मतलब स्पष्ट, उसको पूरी तरह से आपको समझाने के लिए, उस बात का उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ओके, तो यहाँ होता है निर्देशक चिन्ह। जैसे मान लो बापू के जीवन का यही उद्देश्य था, क्या उद्देश्य था, वो हम लोग थोड़ा सा ऐसे डैश करके, और यहाँ पर बापू के जीवन का उद्देश्य था ये करके, और हम लोग वो उद्देश्य लिखेंगे सत्य और अहिंसा का पालन। ओके, तो वहां पर जो निर्देशक चिन्ह होता है, अब और ये निर्देशक चिन्ह कहाँ प्रयोग होता है, कई बार संवाद जो शैली हमारी होती है उसमें भी इसका निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कि मान लो एक छात्र और अध्यापक का संवाद है, तो मान लो अध्यापक ने पूछा भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। ठीक है, छात्र, तो हम लोग कैसे लिखेंगे कि पहले अध्यापक लिखा इधर, फिर उसके बाद यहाँ पर निर्देशक चिन्ह लगाया, फिर जो अध्यापक ने जो बोला है वो आगे हम लोगों ने लिख दिया, और फिर ऐसे ही छात्र का हम लोग यहाँ छात्र लिखेंगे, निर्देशक चिन्ह लगाएंगे, और फिर जो छात्र जो बोल रहा है वो हम लोग यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो जाता है बेटा हमारा निर्देशक चिन्ह, यानी अपनी बात को स्पष्ट करना या अपनी बात को बताने के लिए उदाहरणों का प्रयोग किया जाता है, या आगे जो बात बताई जाती है उसके लिए हम लोग निर्देशक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। फिर हमारा आता है बेटा इसमें, फिर हमारा कौन सा रह गया, एकल उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह। ये देखिए हमारा है एकल उद्धरण चिन्ह ये। ओके, तो हम लोग पहले, अब एकल उद्धरण में क्या होता है बेटा, जहां पर कोई भी बात, यानी मान लो सॉरी, ये जैसे एकल उद्धरण में हम लोग किसी के सरनेम, ठीक है, जैसे अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला जो होता है वो उसका उपनाम हो जाता है, यानी उसकी उपाधि हो जाती है, तो उसको हम लोग इन ब्रैकेट्स में डाल देंगे, ऐसे दोनों साइड कोमा लगा के, ये ऐसे हो नहीं रहा बेटा, तो ऐसे दोनों साइड हम लोग ऐसे कोमा लगा कर उसमें डाल देंगे। ओके, अब कहीं पर भी आप लोग अगर, और क्या होता है इसमें, मान लो किसी बुक का नाम हुआ, किसी भी कहानी का नाम हुआ, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे धर्मवीर भारती का उपन्यास, उसके उपन्यास को हम लोग क्या लिखेंगे, दोनों साइड से एकल उद्धरण चिन्ह में डालेंगे, गुनाहों का देवता, वो बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उस पुस्तक का नाम जो है वो हमने किस में डाला, एकल उद्धरण चिन्ह में डाला। फिर आता है हमारा दोहरा उद्धरण चिन्ह। दोहरा उद्धरण चिन्ह होता है हमारा ये वाला। अब दोहरे उदाहरण में क्या होता है बेटा, किसी की कही हुई बात को हम लोग एज इट इज लिखते हैं। ठीक है, यानी उसने जो कहा उसको हम लोग ज्यों का त्यों अगर लिख रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, दोहरा उदाहरण चिन्ह में उसको डाल देते हैं। जैसे गांधी जी ने कहा था करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो ये शब्द हम लोग कैसे लिखेंगे, ये उनके कही हुए वर्डिंग्स है, कहे हुए शब्द है, तो उनको हम लोग ऐसे ही इनमें दोहरा उद्धरण चिन्ह में लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बीच में हम उनकी कही हुई बात को लिखेंगे। फिर हमारा इसमें और कौन सा रह गया, ठीक है, ये हमारे सारे हो चुके हैं बेटा, एकल उद्धरण चिन्ह भी ये हमारे सारे हो चुके हैं। एक मैं इनके अलावा आपको बताना चाहूँ, जैसे होता है हंस पद होता है बेटा, हंस पद में हम लोग, जैसे कोष्टक का आपको पता है, हंस पद एक बार पहले बता देती हूँ, हंस पद ये होते हैं।
हंस पद का अर्थ होता है बेटा कि अगर मान लो हम लोग कोई भी वाक्य लिख रहे हैं और वाक्य में मैंने एक शब्द मेरे से कोई छूट गया बीच में, ठीक है? तो अगर मान लो मैंने कहा आपसे एक वाक्य लिखा, क्या तुमने मेरा पर्स देखा भूल गए, मैंने वाक्य लिखना था क्या तुमने मेरा पर्स देखा है, ठीक है? तो उसमें मैं देखा भूल गई यहाँ पे, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, ऐसे हंस पद ये वाला निशान बनाया और यहाँ पर देखा शब्द लिख दूंगी, ठीक है? तो मुझे पूरी की पूरी लाइन ना कट करने की ज़रूरत है, ना मुझे यहाँ पर भीड़ भाड़ सी क्रॉस करने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर हंस पद लगाऊंगी और आगे लिख दूंगी। तो हंस पद क्या होता है, जहाँ हम लोग कोई शब्द भूल जाते हैं तो उसको हम लोग ये निशान लगाकर आगे लिख सकते हैं। उसके बाद हमारा होता है बेटा एक कोष्ठक होता है। कोष्ठक में क्या होता है, जैसे हम लोग इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या कठिन शब्द का अर्थ बताने के लिए इसका हम लोग प्रयोग कर देते हैं। जैसे हम लोग लिखेंगे वचन के दो भेद हैं, तो उसको हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे एक वचन बहुवचन, ठीक है, के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो वचन के भेद जो है हम लोगों ने कहा, वचन के भेद उनको हम लोग ऐसे ब्रैकेट बना के और इसमें हम लोग वचन के भेद लिख देंगे, ठीक है? उसके बारे में फिर आगे हम लोग वाक्य पूरा करेंगे। अब उसके बाद हमारा एक और आता है उदाहरण चिन्ह, हमारा लाघव चिन्ह होता है बेटा एक और। तो लाघव चिन्ह में हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी जैसे थोड़ा सा छोटा करने के लिए, अब मान लो हम लोगों ने पंडित लिखा, ठीक है, हम लोग पंडित उसको हम लोग पूरा लिखते हैं ऐसे, लेकिन अगर हम लोगों ने उसको छोटा करना है तो हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पंडित। डॉक्टर अगर लिखना है तो उसको पूरा लिखने की बजाय हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, ओके? तो ये हमारा लाघव चिन्ह होता है। लाघव मतलब लघु करना यानी छोटा करना, वहां पे होता है हमारा लाघव चिन्ह। तो ये हमारे थे बेटा आज के विराम चिन्ह। अब हम लोग करते हैं इसकी प्रैक्टिस।